हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 26 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। 25 नवंबर 1960 को डोमिनिकल तानाशाह राफेल ट्रूजिलो के आदेश पर 3 मिराबल बहनों की हत्या कर दी गई थी। 1981 में कैरेबियन फेमिनिस्ट एनक्वेट्रोस और लैटिन अमेरिका के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 नवंबर को दिन के रूप में चिन्हित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनीत कुमार को KVIC के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी विनीत कुमार ने 21 नवंबर 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया। उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई का CEO नियुक्त किया गया है। विनीत कुमार 1993 बैच के IRSEE अधिकारी हैं। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग का CEO नियुक्त होने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन KYC पेश किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन KYC पेश किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC का विकल्प पेश किया है। इससे पहले जब कोई उपयोगकर्ता अपना खाता खोलना चाहता था तो उसे अपना आधार कार्ड इसके साथ जोड़ना पड़ता था। इसके बाद OTP सत्यापन या बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अपना चेहरा सत्यापन कराकर ही अपना खाता खोल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने किस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्क पोर्टल पर DPIIT ने पंजीकरण के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया द्वारा नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मार्क पोर्टल पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप आवेदनों के लिए एक कॉल लॉन्च किया है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो वर्तमान में वैश्विक रूप से तीसरे स्थान पर है, को और बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का ध्यान स्टार्टअप संस्कृति को प्रेरित करने तथा भारत में नवोन्मेषण एवं उद्यमिताशीलता के लिए एक मजबूत और समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करने पर केंद्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र पवार को फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में राजेंद्र सिंह पवार, अध्यक्ष और संस्थापक NIIT के को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पवार को उनके अपार योगदान और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के साथ साथ IT प्रशिक्षण उद्योग बनाने के लिए मान्यता देता है। पुरस्कार का चयन एक उच्च स्तरीय जूरी पैनल द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर RA मालेस्कर, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर और चांसलर रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और CSIR के पूर्व महानिदेशक ने की थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिमा देवी बर्मन ने भारत से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र 22 नवंबर भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। बर्मन को पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए सम्मान दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों रविंद्र जडेजा और एस दयाल भारतीय खिलाड़ी हैं जो भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। चोट से जूझ रहे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। जडेजा आखिरी बार अगस्त में भारत के लिए खेले थे। उन्हें फिटनेस के आधार पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 33 वर्षीय अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, जबकि वह भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट टीम में है। वह समय पर ठीक होने पर ही वापस आएगा। दयाल को पीठ के निचले हिस्से में समस्या है, जिसके कारण वह सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि जडेजा अभी घुटने की चोट से उबर नहीं पाए हैं और बीसीसीआई की मेडिकल टीम की देखरेख में रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत में उर्वरकों की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस देश भारत में उर्वरकों की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रूस 2022-23 वित्तीय वर्ष के पहले निर्णय में चीन की जगह भारत के लिए सट्टेबाजी की सबसे बड़े पर्दे के रूप में सामने आया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक संबंध समझौते में उठा और पश्चिमी देशों द्वारा रूसी संदर्भ लेने से इनकार करने के बाद रूसियों ने भारत को भारी छूट पर अपनी शर्तों की पेशकश की थी, जिस कारण भारत ने रूसी मानकों की खरीदारी बढ़ा दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मलेशिया में विपक्ष के नेता अनवर इब्राहिम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शाह अल सुल्तान अब्दुल्ला ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। देश में हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में श्री अनवर और उनके प्रतिद्वंदी पूर्व प्रधानमंत्री मुहिदीन यासीन में से किसी को भी सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला। कई संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद शाह अब्दुल्ला ने 75 वर्षीय अनवर इब्राहिम अब्दुल्ला को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेलॉयट इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोमल शेट्टी को डेलॉयट इंडिया के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रोमल शेट्टी को सर्वसम्मति से डेलॉयट इंडिया के सीईओ पद के लिए नामित किया गया है। उनके पास व्यवसाय और प्रौद्योगिकी डोमेन को कवर करने वाले बड़े पैमाने के परिवर्तन कार्यक्रमों में सलाहकार सेवाओं में 20 वर्षों का अनुभव है और उन्हें जोखिम और परामर्श डोमेन में 30 से अधिक देशों में काम किया है। डेलॉयट इंडिया का संस्थापक हैं विलियम वेल्च। डेलॉयट मुख्यालय है लंदन इंग्लैंड में। डेलॉयट की स्थापना कब हुआ? 1845 लंदन यूनाइटेड किंगडम में। कल का जवाब है भारत और किस देश के नौसेना नसीम अल-बह 2022 के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओमान। भारत और ओमान देश की नौसेनाओं नसीम अल-बह 2022 के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। आज का सवाल है, हाल ही में किसे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।